हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 39th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज के लेक्चर में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, पहले भी बता चुकी हूं बट फिर से बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो आपको सर्च करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च किया करिए, तो आप इजीली उस वीडियो को फाइंड आउट कर लेंगे। एक्चुअली मेरे पास ऑलमोस्ट डेली ही ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दो, और वो टॉपिक जनरली ऐसा होता है कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। वैसे इसमें गलती आपकी नहीं है। एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 250 वीडियोस आज की तारीख में मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो 250 वीडियोस में से पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो सर्च करना सही में थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसमें जा करके सर्च करेंगे तो आप जो वीडियो है वो आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एमसीक्यूज देखना है, ठीक है, एमसीक्यू चाहे जिस भी सब्जेक्ट पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू देखना है तो 1000 एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट है मेरी उसमें जाके सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में देखिए। ठीक है। स्टैट्स का टॉपिक है तो स्टैट्स में देखिए। तो इस तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च किया करिए। राइट। अच्छा, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आपको मेरे यूट्यूब पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनकी अगर नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल्स द डिमांड ऑफ द अदर प्रोडक्ट विल फॉल। ऑप्शन क्या क्या है? फॉल, इंक्रीज, रिमेन स्टेबल, ड्रॉप बाय 25%। ठीक। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है इनकी प्राइस अगर फॉल करे तो जो दूसरा प्रोडक्ट है, रिलेटेड जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होगी? राइज करेगी, फॉल करेगी, स्टेबल रहेगी या 25% ड्रॉप होगी? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, ये क्वेश्चन बताइए किस टॉपिक का है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपने जब डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टॉपिक पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना ये वहां का है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है। ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट या गुड्स, जो भी परसेंटेज, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ही लिख देती हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट, percentage change in quantity of a product to the percentage change in price of related product, percentage change in price of related product। ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेजर करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट। यहाँ पे खास बात है, क्रॉस इलास्टिसिटी है ना, अदर प्रोडक्ट, ये अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ए प्रोडक्ट में कितना होगा अगर बी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आया। ठीक है। तो दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्चुअली क्या होता है रियल लाइफ में, जो क्वांटिटी है, सपोज करिए कोई प्रोडक्ट ए है, इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये केवल इस प्रोडक्ट ए की जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये केवल इसी की प्राइस पे नहीं डिपेंड करता है। ए का जो रिलेटेड प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस कैसे वेरी कर रही है वो भी इम्पैक्ट डालती है ए की क्वांटिटी डिमांडेड पे। ये बात समझ में आई? ए सपोज करिए कोई प्रोडक्ट है, इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ठीक है, इसकी प्राइस से तो इफेक्ट होगा बट केवल इसी की प्राइस से नहीं, जो दूसरे जो रिलेटेड प्रोडक्ट है उनकी प्राइस से भी ये इफेक्ट होता है। ठीक है, इसकी डिमांड। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया था, ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसीलिए आया था। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बताया गया है कि रिलेटेड प्रोडक्ट, जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होता है
ये जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और एक होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में देखिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर रिलेटेड प्रोडक्ट की बात करें दो टाइप के हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, एक है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाएं, ठीक है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, जैसे पेट्रोल एंड कार कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। ठीक है, कार बिना पेट्रोल के तो चल नहीं सकती है। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, टी एंड कॉफी। आप चाहे चाय पी सकते हैं या चाय यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या चाय की जगह उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, कॉफी हो सकता है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैं बता देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में क्या होता है, देयर इज अ निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निगेटिव होता है। इसका क्या मतलब है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होता है, इसका क्या मतलब है कि एज द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, अगर जो पेट्रोल है अगर उसकी प्राइस राइज करती है देन क्या होता है, देयर इज अ फॉल इन डिमांड ऑफ कार। जो क्वांटिटी डिमांडेड है कार है उसकी क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड इट विल फॉल। यानी ये जो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड कार की घटती जाएगी। ठीक है, तो दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। लेकिन इसी की जगह अगर सब्स्टिट्यूट गुड है तो सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, बट क्या पता क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट गुड पे आ जाए तो इसलिए मेरा पर्पस ये होता है कि इस क्वेश्चन के थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो मैं क्लियर कर दूं। इस क्वेश्चन में केवल कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, बट मैं सब्स्टिट्यूट का भी आइडिया आपको दे रही हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में देयर इज अ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इसका क्या मतलब है कि एज द प्राइस ऑफ टी, नहीं, या फिर एज द प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस, जैसे जैसे प्राइस जो है कॉफी की राइज करती जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी विल राइज। यही मतलब है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे जो कॉफी है उसकी प्राइस राइज करेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड टी की राइज करेगी। जैसे जैसे कॉफी की प्राइस बढ़ेगी आप कॉफी की जगह चाय पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, बस एक छोटी सी बात और बता देती हूँ, ग्राफ बता देती हूँ दोनों का कैसा बनता है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यहाँ पे अगर मैं डिमांड शो कर रही हूँ और यहाँ पे अगर मैं प्राइस शो कर रही हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर गुड्स हैं तो इनका जो डिमांड कर्व बनता है दैट इज लाइक दिस, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे करके ग्राफ बनता है। लेकिन अगर इसी की जगह अगर गुड सब्स्टिट्यूट गुड है, ठीक है, तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना, तो ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, ये वाला ग्राफ है, अगर गुड्स क्या है सब्स्टिट्यूट गुड है तो ग्राफ ऐसा बनता है, डिमांड कर्व ऐसा बनता है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो डिमांड कर्व ऐसा बनता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप खुद आंसर कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर प्राइस एक गुड की फॉल करे तो डिमांड दूसरे गुड्स की क्या होती है, इट विल राइज, ये राइज करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों राइज करती है, क्योंकि ये निगेटिवली क्योंकि इस केस में निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी आर ऑफ डैश टाइप। जो प्राइमरी फंक्शन है मनी का वो कितने टाइप का है, टू है, ऑप्शन में दिया है 2 3 4 5। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए मैं सारे फंक्शन पहले एक बार बता देती हूँ मनी का। तो मनी के अगर मैं फंक्शन को डिवाइड करूँ तो मोटा मोटा दो फंक्शंस होते हैं मनी के। कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, जिस फंक्शन के बारे में इस क्वेश्चन में बात की गई है। मनी के अगर फंक्शन की बात करें तो मनी के एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, मनी का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला फंक्शन मनी का क्या है, जो बेसिक फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन है, वो ये है कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं केवल इनिशियल लिख रही हूँ। ठीक है, मनी का प्राइमरी फंक्शन पहला क्या है, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है कि मनी कैन बी यूज्ड
जो मनी है इसको यूज किया जा सकता है टू मेक द पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें पेमेंट करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मनी काम करता है। हम गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हैं, उसके बदले में मनी में पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन। दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या है? मनी इज द मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है? मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। मनी एक कॉमन डिनोमिनेशन की तरह काम करता है जिसमें हम सारे ही जो गुड्स एंड वैल्यूज हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म। इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू, यानी मनी एक तरीके का कॉमन डिनोमिनेशन की तरह काम करता है और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनको हम मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। ये दो प्राइमरी फंक्शन है मनी के। और अगर मैं सेकेंडरी फंक्शन की बात करूं तो सेकेंडरी भी दो फंक्शन होते हैं, दो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं मनी के। पहला सेकेंडरी फंक्शन क्या है? मनी इज द स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये जो मनी है ये एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का काम करता है। इसका क्या मतलब है कि मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट। ये मनी जो है स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट की तरह काम करता है व्हेन वी हैव टू मेक द पेमेंट इन फ्यूचर। अगर हमें फ्यूचर में कोई पेमेंट करना है तो हम मतलब मनी के फॉर्म में ही पेमेंट करते हैं। तो एक तरीके से स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। ठीक है, फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो हमें अभी नहीं करनी है, आगे चल के फ्यूचर में करनी है। तो दिस इज द फर्स्ट सेकेंडरी फंक्शन। दूसरा जो सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, दैट इज इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब अगर हमें वेल्थ स्टोर करनी है, मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ, यानी मनी के फॉर्म में हम वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं। इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो दिस इज द सेकेंड सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं मनी की फंक्शन की बात करूं तो मनी के दो मेन फंक्शन है, एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो है, सेकेंडरी फंक्शन दो है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है प्राइमरी फंक्शन कितने हैं, तो प्राइमरी फंक्शन देयर आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी फंक्शन। ठीक, दो तरीके के हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनी सप्लाई इफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मनी सप्लाई है, क्वेश्चन क्या है कि मनी सप्लाई इफेक्ट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। जब मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है। अब ये किसने एक्सप्लेन किया था? यहाँ पे इकोनॉमिस्ट का नाम पूछा गया है। ये किसने एक्सप्लेन किया था? केन्स ने, वॉकर ने, रॉबिन ने, क्रोथर ने, ये किसने बताया था? ठीक, तो आपने जब मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कि इफ ऑल द अदर थिंग्स आर इक्वल, अगर बाकी चीजें इक्वल है, देन मनी सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपने ये थ्योरी वहां पे पढ़ी होगी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में कि मनी सप्लाई जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसका क्या मतलब है? इफ लार्जर मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ा दें, ठीक है, इफ लार्जर मनी सप्लाई देन इट लोअर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो है लोअर कर देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। इसका मतलब क्या है? नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि अब कम हो गया है तो अब कंज्यूमर के लिए फंड बोरो करना क्या हो गया है? लेस एक्सपेंसिव हो गया है। और इसी की जगह अगर उल्टा हो जाए, अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाए तो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा मैं ओ सॉरी, मैंने दोनों बढ़ेगा ये बता दिया, इंक्रीज का ये बता दिया। अगर मनी सप्लाई घट जाए, ठीक है, अगर मनी सप्लाई घट जाए इकोनॉमी में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, इनवर्सली अगर एक बढ़ जाएगा तो दूसरा घट जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, मनी सप्लाई कम हो गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा। ठीक है, तो मनी सप्लाई कम हो गई, इसका मतलब क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? जो भी मनी है इट बिकम कॉस्टली फॉर द कंज्यूमर टू टेक लोन। मनी कॉस्टली हो जाएगा जिससे क्या है? कंज्यूमर के लिए अब महंगा पड़ेगा लोन लेना क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था एक फेमस इकोनॉमिस्ट केन्स ने। इसको कहा गया था केन्स मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इसको कहा गया था केन्स मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, केन्स मॉनेटरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इसको कहा गया था। ठीक है, तो ये किस साइंटिस्ट ने किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था? ऑप्शन ए केन्स ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एसडीआर आर यूज इन प्लेस ऑफ। जो एसडीआर है उसको यूज किया गया है
यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ कॉमर्शियल पेपर, इन प्लेस ऑफ कॉमर्शियल पेपर, गोल्ड, शेयर, कंपनी डिपॉजिट। तो एसडीआर को किसकी जगह, किसके प्लेस पे यूज किया जाता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम जरा ये समझ लेते हैं कि एसडीआर होता क्या है, ठीक है। तो एसडीआर इज अ स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर क्या है? एसडीआर इज अ स्पेशल ड्राइंग, एसडीआर इज अ स्पेशल ड्राइंग, मेरी राइटिंग ठीक नहीं बन रही पर फिर भी मैं लिखूंगी, एसडीआर इज अ स्पेशल ड्राइंग राइट। हाँ, लिख गया। तो एसडीआर क्या है? एसडीआर इज अ स्पेशल ड्राइंग राइट। ये एक तरीके का आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है। ये जो एसडीआर है ये एक तरीके का आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय आईएमएफ। आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है जो किसने क्रिएट किया है? आईएमएफ ने। आईएमएफ का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो आईएमएफ ने इस आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट किया था 1969 में, ताकि जो इंटरनेशनल मतलब ताकि इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग पर्पस है, इंटरनेशनल जो अकाउंट्स है उनको सेटल किया जा सके, ठीक है। तो एसडीआर हम कह सकते हैं ये क्या है? एक तरीके का मॉनेटरी रिजर्व है। ये एक मॉनेटरी रिजर्व करेंसी है जो आईएमएफ ने क्रिएट किया था, ठीक है। और क्यों क्रिएट किया था? इट इज क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स ऑफ द लिमिटेशन ऑफ गोल्ड एंड डॉलर। इसको क्रिएट किया गया था बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन गोल्ड एंड डॉलर। एक्चुअली क्या होता था, पहले इंटरनेशनल जो अकाउंट्स होते थे उनको सेटल करने के लिए गोल्ड यूज होता था, ठीक है। पहले इंटरनेशनल अकाउंट को सेटल करने के लिए गोल्ड एंड डॉलर यूज होता था, ठीक है। लेकिन दोनों में कुछ लिमिटेशन थी, इसकी वजह से 1969 में आईएमएफ ने 1969 में आईएमएफ ने इस नई करेंसी को, ठीक है, एक आर्टिफिशियल करेंसी को क्रिएट किया जिसका नाम है एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। एसडीआर को यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड की जगह एसडीआर का कॉन्सेप्ट आया था क्योंकि गोल्ड एंड डॉलर में कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज वन अमंग द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई। तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे मेजर्स यूज करती है। इसमें से कुछ मेजर क्या है? क्वालिटेटिव है, ठीक है, और कुछ मेजर्स क्या है? क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव है और कुछ क्या है? क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इन चार मेजर्स में, ये चार मेजर हैं, इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव है? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए हम चारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक पे जब कॉमर्शियल बैंक बोरो करते हैं फंड फ्रॉम सेंट्रल बैंक, आरबीआई से। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक, ठीक है, और ये सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक, बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। तो जब ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करते हैं फंड, तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट चेंज करके, बैंक रेट पॉलिसी चेंज करके आरबीआई कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेजर, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव टर्म, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्वांटिटेटिव टर्म में यूज हो रहा है ना। तो दिस इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मेजर, ये क्वांटिटेटिव मेजर है टू विच इज यूज बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये तो क्वांटिटेटिव मेजर है। दूसरा क्या है? दूसरा है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है? मोरल सुएशन बेसिकली एक टाइप की रिक्वेस्ट होती है जो आरबीआई करता है कॉमर्शियल बैंक से। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करता है टू टेक स्पेसिफिक एक्शन एज पर द इकोनॉमी ट्रेंड। जैसा इकोनॉमी में ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सर्टेन एक्शन लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए आरबीआई डायरेक्ट कर सकता है कॉमर्शियल बैंक को, ये जो आरबीआई है ये डायरेक्ट कर सकता है कॉमर्शियल बैंक को नॉट टू गिव सर्टेन टाइप ऑफ लोन, कि कुछ सर्टेन टाइप के लोन जो है स्टॉप कर दो, अभी इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ये लोन देना ही नहीं है। तो इस टाइप के डायरेक्शन भी आरबीआई दे सकता है। तो ये सब क्या है? ये है क्वालिटेटिव मेजर, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर्स की बात नहीं हो रही है, क्वांटिटेटिव टर्म में नहीं है। तो दिस इज क्वालिटेटिव मेजर
फॉर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए ये है क्वालिटेटिव मेजर। ठीक है, अगला क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज बेसिकली परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल करना बाय आरबीआई, सेंट्रल बैंक जो सिक्योरिटी को बाय सेल करता है ओपन मार्केट में, उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव मेजर, ये भी एक क्वांटिटेटिव मेजर है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। ठीक है, अगला क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको सीआरआर भी कहते हैं। तो सीआरआर बेसिकली क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड, ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं दे हैव टू होल्ड अ सर्टेन, एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इनको आरबीआई के पास मेंटेन करना होता है, उसी को कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी इतना कैश आपको रिजर्व में रखना है आरबीआई के पास, तो दिस इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव मेजर, ये भी एक क्वांटिटेटिव मेजर है। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। देखिए, ये जो बैंक रेट है ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और जो सीआरआर है, ठीक है, वैसे तो ये चारों ही मेथड क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स हैं, बट इसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और सीआरआर ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। ठीक है, ये जो है क्वांटिटेटिव कंट्रोल के मेजर है, लेकिन जो मोरल सुएशन है इट इज अ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। तो मेरे ख्याल से अब आपको ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनी मार्केट इज कंट्रोल बाय, मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई करता है, गवर्नमेंट करता है, आईडीबीआई करता है कि आईएमएफ करता है। आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो क्यों करेगा इंडिया के मनी मार्केट को कंट्रोल। ठीक है, एंड चलिए देख लेते हैं पहले मनी मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो मनी मार्केट बेसिकली इट, मनी मार्केट में देयर इज अ परचेज एंड सेल ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं वेरी शॉर्ट टर्म कहूंगी। तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जहाँ पे परचेजिंग एंड सेलिंग होती है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म डेट प्रोडक्ट, जो बहुत शॉर्ट टर्म के डेट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म के डेट प्रोडक्ट होते हैं, उनका ट्रेड होता है, उनका ये उनका बाय सेल होता है मनी मार्केट में। ठीक है, और मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो मनी मार्केट में ये जो ट्रेजरी बिल हुआ ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कॉमर्शियल पेपर हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ, ठीक है, तो कॉमर्शियल कॉर्पोरेट बॉन्ड हुए। ठीक है, तो ये सब क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। तो मनी मार्केट में वेरी शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, डेट प्रोडक्ट है, उनका ट्रेड होता है मनी मार्केट में। और मनी मार्केट की दो बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक है इसकी लिक्विडिटी, दूसरा क्या है इसकी सेफ्टी। क्योंकि मनी मार्केट में डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड होता है इसलिए ये सिक्योर है, डेप्ट तो सिक्योर है ही। ठीक है, दूसरा क्या है, लिक्विडिटी। मनी मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी एक दिन के लिए भी आप मनी मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं। तो इसकी दो खास बात है, एक है लिक्विडिटी, एक है सेफ्टी। एंड दिस मनी मार्केट इज कंट्रोल बाय आरबीआई, और ये मनी मार्केट कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द वेलफेयर डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंट्रोड्यूस बाय। वेलफेयर डिफिनीशन किसने की थी, किसने दी थी, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, हिक्स, किसने दी थी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे कि इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डिफिनीशंस दी गई। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी दी गई, पर इसमें से चार जो थी फेमस थी, इसलिए मैं इन चार की हमेशा बात करती हूँ। तो इकोनॉमिक की ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट है, चार बेसिक डेफिनेशन है जो दी गई, जिसमें तीन क्लासिकल है और एक मॉडर्न है। क्लासिकल पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया दैट वाज वेल्थ कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया दैट वाज वेल्थ कॉन्सेप्ट, एंड इट इज गिवन बाय, वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बहुत फेमस, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, एडम स्मिथ। ये वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, एडम स्मिथ। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज वेलफेयर कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, वेलफेयर कॉन्सेप्ट, और ये किसने दिया था, ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, वेल्थ कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, तीसरा कॉन्सेप्ट बताइए, याद करिए कौन सा कॉन्सेप्ट था, स्कैसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट था स्कैसिटी कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया था, ये दिया था रॉबिन्स ने, रॉबिन्स। ठीक है, रॉबिन्स ने दिया था। अगला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है, वो है ग्रोथ कॉन्सेप्ट।
एंड ग्रोथ कॉन्सेप्ट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ग्रोथ कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये जो तीनों है ना दिस इज अ क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और ग्रोथ कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज गिवन बाय सैमुअल्सन। ये जो ग्रोथ कॉन्सेप्ट है ये सैमुअल्सन ने दिया था, ठीक है। तो ये चार बेसिक डिफिनीशन है, चार बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है। वेलफेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। देखिए इसमें किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द, माइक्रो इकोनॉमी जो होती है इकोनॉमिक्स, वो किससे डील करती है? इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, इकोनॉमी एज अ होल, ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं, ये जो इकोनॉमिक्स है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, ये जो इकोनॉमिक्स है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी? दो ब्रांच कह लीजिए या दो कैटेगरी है। पहला है माइक्रो, दूसरा क्या है? मैक्रो, ठीक है। तो जरा मैं दोनों के बारे में बता देती हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि माइक्रो में क्या होता है। पर मैक्रो के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही आए एग्जाम में, क्या पता एग्जाम में मैक्रो पूछ ले। तो जब माइक्रो पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ मैक्रो भी जान लीजिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली वी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं एंड इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजन, इंडिविजुअल के जो डिसीजन है और जो बिजनेस के डिसीजन है उनकी स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। we focus on demand and supply conditions, जो demand and supply है, and how and what are the different forces which determine the price level in the economy, यानी और दूसरे डिमांड एंड सप्लाई के अलावा और कौन कौन से दूसरे फोर्सेस हैं जो इकोनॉमी में प्राइस लेवल को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन सब चीजों की स्टडी होती है। यहाँ पे हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन की थ्योरी पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे वी स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल एंड बिजनेस, इंडिविजुअल के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। जबकि दूसरा क्या है? मैक्रो, मैक्रो में वी स्टडी अबाउट द डिसीजन ऑफ द कंट्री, हम यहाँ पे पूरी कंट्री का जो डिसीजन है, पूरी गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड हाउ दिस पॉलिसी एंड डिसीजन इम्पैक्ट द इकोनॉमी, हमारी हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है कैसे इन डिसीजन से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसकी भी स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमी में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमी में पूरी इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे मैक्रो इकोनॉमी में हम स्टडी करते हैं जीडीपी की, नेशनल इनकम की, तो इस टाइप के टॉपिक हम मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। जबकि माइक्रो में डिमांड सप्लाई हुआ, प्रोडक्शन थ्योरी हुआ, ये सब इसमें स्टडी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि माइक्रो इकोनॉमी डील विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। होल के बारे में, इकोनॉमी एज अ होल हम मैक्रो इकोनॉमी में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस नहीं सॉरी पॉइंट, पॉइंट इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्लस आपके ग्रेजुएशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये इकोनॉमिस्ट के नाम, तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो बता देती हूँ, ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है ये थोड़ा सा जान लीजिए पहले। तो पॉइंट इलास्टिसिटी इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। अगर मैं ये है कहूँ, ये है डिमांड कर्व, ठीक है, इधर हमने क्वांटिटी को प्लॉट किया है, इधर हमने प्राइस को प्लॉट किया है, ठीक है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ऑन डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है, इसके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज की प्राइस इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको कहा जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी,
ठीक। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है इसके साथ, वो भी जान लीजिए, आर्क इलास्टिसिटी। एक होता है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर हम पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ओवर दिस रेंज, ये जो ए और बी से लेके ये जो रेंज है, इस रेंज में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं जरा बता देती हूँ, ये जो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, दिस इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, आपको ये जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के नाम है, ये तो लर्न करने पड़ेंगे कि किसने, क्योंकि मैं पहले भी करा चुकी हूँ, बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, तो सब पूछा जाता है कि ये सब थ्योरीज किसने दी। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, पॉइंट इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो चलिए, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अभी हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में। मेरा टारगेट है मैं 100 क्वेश्चन कराऊं, तो अभी तो केवल 60 क्वेश्चन हुए हैं। तो अभी 4-5 लेक्चर और आएंगे इकोनॉमिक्स पे, उसके बाद हम आगे दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।